हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जो भी हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो वो सीरीज़ हमने इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है, जब तक कि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। पूरा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पे फोकस्ड होकर हम 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट की सीरीज़ और ज्योग्राफी में हमने इंडियन ज्योग्राफी और उसके साथ में आपका साइंस भी स्टार्ट की है, जिसमें हमने बायो से स्टार्ट किया है। तो आज जो हमारी सीरीज़ इस समय जो चल रही है वो कौन सी है, पॉलिटी है। पॉलिटी में हमने अभी तक थ्री हमारी 3 क्लास पॉलिटी से रिलेटेड आ चुकी हैं। हम जितनी भी सीरीज़ जो करवा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपका मतलब चैप्टर 1 से स्टार्ट होके आपकी 1, 2, 3, 4 करके ऐसे जो है आपका प्लेलिस्ट आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको सारे जो है ऐसे ही मिल जाएगा कि सेक्शन वाइज़ पूरा डिवाइड है। तो आपको क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि आप कह रहे थे एक-एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करवाइए, तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराने से जो है हमको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कराने को, हम वो भी करवा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, आप लोगों को उससे बोरियत भी होगी एक सब्जेक्ट देखने से, और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए अब अभी हमने सबसे पहले पॉलिटी कंप्लीट करा दिया, उसके बाद में हम हिस्ट्री लेके आए, उसके बाद में फिर हम हिस्ट्री हो जाए फिर हम साइंस लेके आएँ, तो उससे क्या है, उससे आपका जो है जब आपने पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद जब आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया तो आपका पॉलिटी जो है वो पूरा जो है आपके ऊपर से निकल चुका रहेगा। इसलिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे सारे सब्जेक्ट को जो है साथ में ही लेके चलो, क्योंकि जो है इसी इसी के माध्यम से जो है आपकी तैयारी और बेटर हो सकेगी। और आपको सारे फैक्ट्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आप एक दूसरे से जो है फैक्ट सारे याद कर सकते हैं, और वो हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह से फैक्ट याद करना है। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है, अभी तक हमने पॉलिटी की जो सीरीज़ स्टार्ट की उसमें हमने थ्री थ्री क्लास अभी तक करवाई हैं, 1, 2, 3 ऐसे ही करके आपके सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जैसे हिस्ट्री की जो पहली क्लास हुई है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको हिस्ट्री मिलेगी। तो चूँकि है तो 20,000 जो है मतलब 20,000 जो है क्वेश्चन है, लेकिन आपका पूरा सेक्शन वाइज जो है अलग अलग डिवाइड है। तो ज्योग्राफी का भी आपका क्या है, अगर हमने इंडियन ज्योग्राफी की हम क्लास करवा रहे हैं तो वो भी आपके 1, 2, 3, 4 करके ऐसे ही आपको मिलेगी। तो जिसने नहीं देखा, जिसको हल्का से भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो वो आप प्लीज़ हमारी जो है उस प्लेलिस्ट में जाइए, और आप लोगों को जो है वो वहाँ पे मिल जाएगी। 20,000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है आप वहाँ पे जाके पूरा देख सकते हैं। उसमें सेक्शन वाइज़ पूरा डिवाइड है, सारे जो है सब्जेक्ट को डिवाइड किया है हमने। तो हमने क्या देख रहा है, हम जो देख रहे थे चैप्टर जो है हमारा था, हमने क्या क्वेश्चन देखा था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 74 हम कर चुके थे, 75 पे हम देखेंगे। 75 क्या पूछा गया है, किस वर्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्दावली समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। हमने इस क्वेश्चन को हमने जो इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें कम से कम 5 से 6 बार हमने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। अब क्वेश्चन तो आपका अब पूछा गया, लेकिन हम इसको रिपीट कई बार इसके पहले ही कर चुके हैं। तो इसलिए जो है आपका वो सीरीज़ भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रेगुलर बेसिस पे जो है जैसे अगर आप पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं तो पॉलिटी आप जो है पॉलिटी क्लास 1 से देखना स्टार्ट करिए। 1 से देखते-देखते आप सारे जो है एक साथ ये जो चल रहा है इसको देखिए। इसके बाद इसके ये जैसे आपकी जो ये वीडियो कंप्लीट होती है उसके बाद में आप क्या करिए, हमें प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी के जितने भी वीडियो अभी तक हमने कंप्लीट कराए हैं, जो कि 3 वीडियो अभी तक हुए हैं, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम हिस्ट्री या हम ज्योग्राफी कोई क्लास लेके आएँगे तो आप क्या करिए, उस टाइम पे उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होती है, आप थोड़ा-सा ब्रेक देने के बाद में आप अपना जो है जाइए फिर प्लेलिस्ट में आपका 1, 2 जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री 1, हिस्ट्री 2, हिस्ट्री 3 ऐसे ही आपकी जो है पूरी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। आप पूरा ऐसे ही पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं। जिस किसी ने इसके पहले की क्लास की होगी उसको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने बार बार उस चीज़ बोला है ये चीज़ कि आप क्या करिए, आप प्रेम्बल को याद कर लीजिए। एक बार आप प्रेम्बल याद कर लेंगे, उससे रिलेटेड जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो या आरओ का हो या यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको किसी भी एग्ज़ाम को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका प्रेम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ईज़िली जो है उसको कर सकते हैं। तो
इसमें हमने क्या बताया था, इसको हमने ये इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार जो है करवाया है। इसके पहले भी हमने मतलब क्वेश्चन तो ये आप पूछा गया, लेकिन हमने कई बार इसको रिपीट करवा दिया है पहले ही। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 2 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अब तीसरा शब्द एक और है अखंडता। इसमें क्या था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया है? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। हमने बार बार ये बात कही कि जो 42वां जो संविधान संशोधन है, जो भी हमारे लेक्चर को ध्यान से देख रहे होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इस क्वेश्चन को हमने कितनी बार रिपीट करवाया है, और ये जो 42वां संविधान संशोधन है हमने इसके बारे में कितनी बार इसका जिक्र किया है कि ये आपका क्या कहलाता है, लघु संविधान, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत क्या है? संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत है जनता। भारतीय संघ राज्यों की कृति है। थर्ड पॉइंट क्या है, लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपभोग कर सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपका उसी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल से पूछा गया है कि जब हम प्रस्तावना के अंतर्गत न्याय की बात करते हैं तो वहाँ पे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो वहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आप प्रस्तावना याद करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और जो हमने क्या बात करी थी, स्वतंत्रता के बारे में बात करी थी कि वहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये आप जो है ये जैसे ही जो है क्लास ख़त्म होती है, आप उसके बाद में आप पॉलिटी की जो 1 2 3 करके जो क्लास जो दी हुई है, जो चैप्टर 1 से हैं, आप उसको भी जाके पूरा जो है देख डालिएगा, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के लिए आश्वस्त करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, पहला पॉइंट, दूसरा जो है भारतीय संघ राज्यों की कृति ही गलत है। तीसरा और चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत सही है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण जो शक्ति है वो जनता में निहित है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है बल्कि राज्य संघ की कृति है। भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए भारतीय संघ में संबंध में कहा जाता है कि यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। किसके संदर्भ में कहा जाता है? भारतीय संघ के संबंध में कहा जाता है कि यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द स्पष्ट उल्लेख किया गया है। साथ ही सभी भारतीयों को प्रतिष्ठा, अवसर की समता की बात का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो हमने क्या अभी देखा था, हमने आपसे इसके पहले भी बोला है, बार बार बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होती है आप इसके पहले के जो है सारे जो पॉलिटी का 1 2 3 चैप्टर 1 2 3 पार्ट जो हमने कंप्लीट किया आप उसको देखिए, और साथ ही आप क्या करिए, आप प्रस्तावना को पूरा याद कर लीजिए, जिससे जो ये जो क्वेश्चन बार बार प्रस्तावना से रिलेटेड बन रहे हैं वो आपके गलत ना हो। हमने क्या बात की थी, न्याय के बारे में जब हम बात किए थे, तो कौन सी न्याय कितने प्रकार के, न्याय 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा क्या था, स्वतंत्रता 5 प्रकार की बात की थी, और जो समानता को हमने देखा था, समानता 2 प्रकार की समानता की बात की थी, एवं भ्रातृत्व जो है एक का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। तो इसमें क्या है, 3 5 2 1, तो ये हमने जो है देखा था। भारतीय संविधान की उद्देशिका से यह स्पष्ट है कि 3 न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता में क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, भ्रातृत्व या बंधुत्व की भावना। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संप्रभुता के संबंध में क्या है, कौन सा कथन सही है? इसमें क्या है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। संप्रभु शब्द का आशय भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना गया है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वैच्छिक है या बाध्यकारी नहीं।
तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों का सही क्रम बताइए। इसके अंतर्गत क्या है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया है, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा क्या है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राजा की मुखिया को लोगों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो ये जो है क्या पहला, दूसरा और तीसरा इसके अंतर्गत सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के निर्माण का पर असर है। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है एवं यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है, जिससे यह सूचित होता है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। हम भारत के लोग से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालक या प्रधान राज्य का प्रधान नाम मात्र प्रमुख होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नियुक्त होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल में, मतलब राष्ट्र में जो है जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक जो कार्यपालिकी जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, वो प्रधानमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल में निहित होती है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये जो सारे फैक्ट हैं ये हमने जो है लक्ष्मीकांत की पूरी सीरीज़ में पूरा डिटेल में इसको कवर किया है। जिसने उसको नहीं देखा है हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 1950 की डेट हम इसके पहले भी हमने देखा था किस रूप में जानी जाती है। संविधान सभा को संविधान को इस दिन जो है क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो यह जो है क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व भारतीय संविधान प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख करती है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है और समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं, मिनी संविधान जो है मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं, मतलब लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, कौन सा ये पॉइंट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ये जो पहला पॉइंट है ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इस फैक्ट को आप तभी कर सकते हैं जब आपको प्रस्तावना याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान इसमें इसके डिटेल में क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली का प्रयोग इसी क्रम में हुआ है। इसके पहले हमने क्या देखा था, इसको जो है जोड़ा गया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि जो है प्रस्तावना में कितनी प्रकार के जो है न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की जो है न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और जो है प्रस्तावना में क्या बात किया गया, प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता की कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्रस्तावना में से स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और समानता कितनी प्रकार की थी, समानता 2 प्रकार की थी। तो ये हमने सारे फैक्ट जो है इस माध्यम से देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो किसके अंतर्गत प्रस्तुत की गई, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में बताया गया है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने इन बेरुबरी 1960 के वाद में मत व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। और केशवानंद भारती 1973, केशवानंद भारती जो क्या है, ये 1973 के मामले में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना है।
उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। और बेरुबरी के मामले में क्या था, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। केशवानंद भारती के मामले में संविधान का भाग माना गया है। बेरुबरी का जो मामला था उसका जो है ईयर क्या था, वो 1960 से संबंधित है बेरुबरी का मामला। उसी के बाद में आपका दूसरा जो मामला संबंधित है सज्जन सिंह का मामला। सज्जन सिंह का मामला 1965 से संबंधित था। और जो है आप उसके बाद में आपका जो थर्ड जो केस है वो कौन सा है, गोलकनाथ का मामला, जो कि इसी से संबंधित है, वो 1967 का था। और चौथा जो केस था वो कौन सा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 का। तो ये हमने ये सारे फैक्ट्स हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लिए, जो कि हमने इसके पहले वाले पार्ट में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप लोग भी ऐसे ही चीज़ों को कनेक्ट करते हुए सारे फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। भारत के जो संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और ऐसे ही हमने एक और चीज़ क्या देखी थी, आपातकालीन जो प्रावधान लिया गया है वह कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। और संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और हमने क्या देखा था, विधि की समझ समता, इसको हमने किस ट्रिक के माध्यम से याद किया था, बीए, मतलब विधि की समझ समता। विधि की समझ समता जो था बीए, बी मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों की समान संरक्षण आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो बात करता है वो आपका ए मतलब अमेरिका से। तो ये जो है क्या है, जो विधि के समझ समता के अधिकार ब्रिटेन से, और विधियों की समझ समान संरक्षण का अधिकार कहाँ से, अमेरिका से। तो ऐसे आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। डीपीएसपी किससे लिया गया है, डीपीएसपी किससे लिया गया है, आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो आप बताएंगे तो हम ही बता दे रहे हैं, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना उद्देशिका संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान, अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो किसने कहा है, ये जो है N.A. पालकीवाला ने कहा है। या आपसे ये पूछा जा सकता है इसी को घुमा के कि N.A. जो पालकीवाला है उन्होंने प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन व्यक्त किया है। तो क्या इन्होंने दिया है कि प्रस्तावना को जो है इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऑस्ट्रेलिया से उस उद्देशिका की भाषा को लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है ये क्या कहलाता है, ये संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार पत्र को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत का एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये सारे फैक्ट इसके संदर्भ में सही हैं, क्योंकि भारत में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सरकार का गठन करती है। संप्रभुता संपन्न राज्य होने के साथ साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, क्योंकि नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना के साथ अनेक अधिकार प्राप्त हैं। उद्देशिका राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उद्देशिका के संबंध में हमने और क्या देखा था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यह 1976 से संबंधित था। और इसे हम किस रूप में जानते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। और ये जो 42वें संविधान संशोधन है और किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हमने देखा था, इसके पहले वाले पार्ट में देखा था, इसी जो है पॉलिटी के कि जो मौलिक कर्तव्य है, जो आपका मौलिक कर्तव्य है जिसे भाग 4 का का जो है जोड़ा गया है, किसके द्वारा जोड़ा गया है, ये भी जो है 51 का जोड़ा गया है आपके जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो पहले जो है मौलिक कर्तव्य में कितने पार्ट थे, पहले जो है 10 भाग थे, इसके अंदर 10 बातें थी मौलिक कर्तव्य में। और अब क्या है, अब इसमें जो है 11वां भी जो है ऐड कर दिया गया है। 11वां किसके द्वारा ऐड किया गया है, ये 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया है। और जो 2002 है ये और किस अधिनियम से संबंधित है, तो यह जो है आपका जैव विविधता अधिनियम 2002 जो है पारित किया गया, 2002 में पारित किया गया था। तो ये आप एक दूसरे से जो है मैच करते हुए इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये जो है धर्मनिरपेक्ष के सही भाव व्यक्त करता है।
भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत की धर्मनिरपेक्षता राज्य की स्थापना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी। मतलब इसमें संसद पर जो है कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि संसद को जनता पर कोई विशेष जो है धर्म थोपने की कोई पावर नहीं दी गई है। अर्थात राज्य धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा। राज्य जो है सभी धर्मों को एक समान भाव में मानेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के अध्यायों में की गई है। मूल अधिकार के अंतर्गत जो है ये न्यायालय के द्वारा, ये भी आपसे पूछा जाता है कि मौलिक जो मूल अधिकार है जो वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं है, तो वो जो है मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। अगर आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है 5 प्रकार की जो है रिटें भी बताई गई हैं। 32 के अंतर्गत जो है क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, परमादेश है, प्रतिषेध है। ये 5 प्रकार की जो है रिटें बताई गई हैं। आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिट जो है, रिट कितनी प्रकार की होती है। तो रिट आपकी कितनी प्रकार की होती है, रिट होती है 5 प्रकार की। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किसके रूप में, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। तो इसको हम देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों की व्याख्या की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन मूल अधिकारों में किया गया है। मूल कर्तव्यों के भाग में नागरिकों के लिए सामाजिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जैसी बातें राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। इसमें क्या है, समाजवादी राज्य जो है कल्याणकारी समाजवादी राजनीतिक से संबंधित है। यह जो है साम्यवादी राज्य से संबंधित नहीं है। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करती है, जबकि समाजवादी राज्य और राज्य के राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो किसमें स्पष्ट किया है, ये किया है, मतलब इसके अंतर्गत जो है इसे संविधान का जो आधारभूत ढांचा जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है केशवानंद भारती के मामले में। और केरल उसमें बेरुवरी के मामले में क्या माना था, बेरुवरी के मामले में जो है इसको प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। हमने इसको किस तरह से याद किया था, BS क्या था, GK, मतलब बी से हमने क्या याद किया था, बी से बेरुवरी का मामला 1960 से संबंधित है। ये कब का जो है ईयर है 1960। दूसरा क्या था, एस से मतलब था सज्जन सिंह का मामला, ये जो कि 1965 से संबंधित था। जी से था गोलकनाथ का मामला 1965 से 2 साल के बाद गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला 1973 से संबंधित था। तो ये हमने इस तरह से जो है इसको याद किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान के आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से होता है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1973 के द्वारा स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान का के में उल्लिखित नहीं है। कौन सा बजट जो है भारत के संविधान, अब से कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से जो है निम्नलिखित में से जो है किसका वर्णन जो भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो बजट का वर्णन जो है डायरेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो है भारतीय संविधान में बजट शब्द का जो है कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसी में वित्तीय वर्ष के आय और व्यय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण इसे बजट कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट
यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बजट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और उनसे संबंधित जो है विभिन्न विभाग, विभिन्न जो भाग हैं। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। पहला जो क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो कौन सा है, आर्टिकल जो है 44 आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, जो कि आपके कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, जिसके अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों के में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो कहाँ पे, नागालैंड में लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों में लागू होती है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 244 का 2 और अनुच्छेद 275 का 1 के अंतर्गत आती है। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनसे चार से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे। शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और सम्मान का एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं, कहाँ से, आर्टिकल 21 से। उच्चतम न्यायालय में मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। आर्टिकल 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की, आर्टिकल 21 है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार आदि इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के विषय के भाग के अंतर्गत कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भाग 3 के अंतर्गत किसके बारे में प्रावधान किया गया है, भाग 3 में आपका प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आपका जो मौलिक अधिकार संबंधित है 3, जो कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है, हर व्यक्ति का जो है हर व्यक्ति जिसको अधिकार प्राप्त है उसका जो है कुछ के ऊपर कुछ कर्तव्य भी आरोपित किए गए हैं, किंतु इसका जो है पालन न करने पर उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है आपका जो प्रावधान किया गया है किसके अंतर्गत है, भाग 4 है। किसके द्वारा जोड़ा गया था, भाग 4 में जो है आपका जो ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व था भाग 4 था। भाग 4 में क्या किया गया था, भाग 4 का जोड़ा गया था, ये जो है जोड़ा गया था आपका 42वें जो है संशोधन के द्वारा, कब जो है 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। तो ये संबंधित है, फिर जो है भाग जो है 2 किससे संबंधित है, तो ये आपका नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट इसको हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 का काम में जो है अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 51 में जो है मौलिक कर्तव्य, संविधान के भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति को क्षमादान के अधिकार से संबंधित है, तो आर्टिकल जो है 72 राष्ट्रपति को क्षमादान के अधिकार संबंधित है। और हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, और हमने उनको क्या देखा था, प्रधानमंत्री के बारे में वास्तविक जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, वो प्रधानमंत्री के पास में होती है। भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड में क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम, परिहार करने और दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति होगी। उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड में, उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है, संविधान का जो भाग 15 है वो उसमें क्या जो है प्रावधान किया गया है, निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 17 संबंधित है राजभाषा से। संविधान का भाग 18 संबंधित है आपातकालीन उपबंध से। संविधान का भाग 20 का संबंध जो है किससे है, वह जो है संवैधानिक संशोधन से है। संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया था, अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और हमने ये आपातकालीन उपबंध कहाँ से देखा था, ये आपका जो है जर्मनी से संबंधित था। तो ये सारे जो है फैक्ट आप जो है याद कर सकते हैं कि संविधान जो है, संविधान का भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, भाग जो है 17 का संबंध राज्यभाषा से है, भाग 18 का संबंध है आपातकालीन उपबंध से संबंधित है, भाग 20 का संबंध किससे है, संवैधानिक संशोधन से है। तो ये हमारा जो है, चूँकि चैप्टर काफ़ी जो है बड़ा है, इसलिए हम ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद में जो है ये आपका जो है पॉलिटी का 4th लेक्चर है, इसका 5th जो है लेक्चर हम लेके आएंगे। जिसने इसके पहले के जो लेक्चर नहीं देखे हैं 1 2 3, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और आप लोग जो है प्रियम्बल ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रियम्बल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जब तक वो याद नहीं होगी आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस प्री प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।